दोस्तों आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल थ्रिलर की जिसने ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर सहित 6 अवार्ड्स जीतकर तहलका मचा दिया है। इसकी कहानी काफी शॉकिंग है और डिस्टर्बिंग भी। तो चलिए जानते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर की पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है परफीडिया। परफीडिया एक क्रांतिकारी है और उसके ग्रुप का नाम है फ्रेंच 75। यहाँ लोग यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर आए हुए हैं जहाँ इमिग्रेंट्स के लिए एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। परफीडिया पहले पूरी जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करती है, फिर अपने ग्रुप के पास जाकर सबको समझाती है कि किसे क्या करना है। इसके बाद यह लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। पहला ग्रुप सीधे सेंटर के अंदर जाकर पुलिस वालों को काबू करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप वहां बंद इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का काम करेगा। इसी बीच एक आदमी है जिसे सब गेटो पेट या रॉकेट मैन कहते हैं। पेट एक्सप्लोजिव डिवाइस का एक्सपर्ट है। परफीडिया उसके पास जाकर कहती है कि सबसे बड़ा ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी उसी की है, ताकि चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाए और वे सबको लेकर आसानी से निकल सकें। अब सब लोग शाम होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वे धीरे धीरे सेंटर के अंदर घुसने लगते हैं। जिसे जो काम दिया गया था वह उसी काम में लग जाता है। परफीडियस सीधे पहुंचती है कर्नल स्टीफन लोकस के पास। वहां उस पर गन तान देती है और उसे हाथ बांधने के लिए कहती है, लेकिन सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बेइज्जत करने के लिए। दरअसल लॉकस मैनकाइंड यूनाइटेड नाम की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिसका काम फ्रेंच 75 को ढूंढकर खत्म करना है। परफिडिया उसे बाहर चलने के लिए मजबूर करती है और तंज कसते हुए कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं खड़े रहोगे, तुम्हारा पप्पू भी खड़ा होगा। इस तरह वह उसे इंसल्ट करते हुए बाहर ले आती है जहां बाकी सोल्जर्स पहले से ही बंधे हुए थे, और उसे भी वहां बांध दिया जाता है। लेकिन लोकस गुस्से से उसे घूरता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा, मेरी शक्ल याद रखना। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, मतलब मिशन अब पूरा हो चुका है। बाहर निकलते ही परफीडिया और पेट एक दूसरे को किस करने लगते हैं, यानी साफ है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन इनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। लगातार कहीं ना कहीं धमाके होते रहते हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन का घर उड़ाया जाता है तो कभी कोई बैंक या सरकारी इमारत इनके निशाने पर होती है। परफिडिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि लोकस चुपचाप उसका पीछा कर रहा है, वहां उस पर नजर रखे हुए हैं और चाहे तो कभी भी उसे पकड़ सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि धीरे धीरे वह परफिडिया को पसंद करने लगता है और उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि परफिडिया और पेट साथ रहते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब है, तो लोकस को बहुत गुस्सा आता है। अगले ही दिन जब परफिडिया एक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाने पहुंचती है, तभी लोकस उसे पकड़ लेता है। वह उस पर गन तान कर कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम मुझसे एक मोटेल में मिलो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ ही लूंगा। परफिडिया उसकी बात मान जाती है और मोटेल में उससे मिलने पहुंचती है। यहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और वे इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ समय बाद परफिडिया प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी फायरिंग और क्रांतिकारी जिंदगी नहीं छोड़ती। यहाँ देखकर उसके साथियों को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। हालांकि उन्हें उम्मीद रहती है कि बच्चा आने के बाद शायद परफिडिया बदल जाएगी। समय बीतता है और परफिडिया एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी को देखकर पेट बहुत खुश होता है, लेकिन अब परफिडिया को महसूस होने लगा था कि उसकी और पेट की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पेट का ध्यान अब उससे ज्यादा बेटी पर रहता है और परफिडिया का ज्यादातर समय भी बच्चे की देखभाल में ही निकलता है। उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता क्योंकि वह खुद को अब भी एक क्रांतिकारी मानती है, एक मां नहीं। पेट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। आखिरकार परफिडिया अपनी बच्ची को छोड़कर फिर से अपने मिशन पर निकल जाती है। पीछे पेट अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करने लगता है। इधर परफिडिया अपने ग्रुप के साथ एक बैंक लूटने पहुंचती है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है और उसे मजबूरी में एक गार्ड को गोली मारनी पड़ती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। भागते समय परफिडिया की गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिस वजह से उसे पैदल भागना पड़ता है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती और आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। चोटिल होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यही लोकस उससे मिलने आता है और कहता है, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने ग्रुप के सभी लोगों के नाम बताने होंगे। दूसरी तरफ पेट बहुत परेशान होता है। उसका साथी हार्वर्ड उसे सलाह देता है कि अब सबको भागना पड़ेगा, नई पहचान बनानी पड़ेगी। वह पेट को एक डिवाइस देता है और बताता है कि अगर फ्रेंच 75 का कोई आदमी पास आएगा तो यह डिवाइस बीप करेगा और तभी उस पर भरोसा करना। साथ ही वह एक पेपर भी देता है जिसमें सारे कोडवर्ड्स लिखे होते हैं। उधर परफिडिया लोकस को फ्रेंच 75 की सारी जानकारी दे देती है। इसके बदले उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। पेट अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चला जाता है और परफिडिया की दी हुई जानकारी की मदद से लोकस फ्रेंच 75 के एक एक सदस्य को ढूंढकर खत्म कर देता है। इस काम के लिए उसे अवार्ड भी मिलता है। कुछ समय बाद वह फूल लेकर परफिडिया से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वहां से भाग चुकी है। इसके बाद कहानी में 16 साल का लंबा जंप आता है। अब परफिडिया की बेटी विला बड़ी हो चुकी है। वह पेट के साथ रहती है और कराटे की ट्रेनिंग लेती है। उसका गुरु है सर्जियो। पेट ने अपना नाम बदलकर बॉब फर्गुसन रख लिया है और वह अक्सर किसी न किसी नशे में डूबा रहता है। दूसरी तरफ हार्वर्ड अब भी फ्रेंच 75 का लीडर बना हुआ है। एक दिन अवंती नाम का बाउंटी हंटर उसे पकड़कर ले जाता है। ग्रुप के बाकी बच्चे यहाँ देखकर तुरंत सबको खबर देते हैं और सावधान रहने के लिए कहते हैं। इधर लोकस एक ताकतवर व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप के पास जाता है जिसका नाम है क्रिसमस एडवेंचर्स क्लब। यहाँ अमीर और प्रभावशाली गोरे लोगों का एक गुप्त ग्रुप है जो कई चीजों को कंट्रोल करता है। लोकस चाहता है कि वह भी इस ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन यहाँ लोग बहुत सख्त होते हैं। उन्हें शक होता है कि लोकस का कभी किसी ब्लैक लड़की के साथ रिश्ता रहा होगा। वे उससे सवाल करते हैं, लेकिन लोकस इस बात से साफ इनकार कर देता है। इधर हार्वर्ड को ये लोग पकड़कर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उससे पूछते हैं बेबी शार्लिन कहाँ है। मजबूरी में हार्वर्ड सारी जानकारी दे देता है। यह इन्फॉर्मेशन सीधे लोकस तक पहुंचती है। बस फिर क्या था, लोकस तुरंत अपनी टीम को तैयार करता है। अब उनका टारगेट साफ था, विला और बॉब फर्गुसन। इधर विला अपने पापा से बेहद परेशान रहती है क्योंकि बॉब हर वक्त नशे में डूबा रहता है। उसे लगता है कि बॉब हमेशा पैरानाइड रहता है और उसको हमेशा यह लगता है कि कोई ना कोई उसे पकड़ लेगा, जबकि इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक दिन विला कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल डांस पर जा रही हूँ, लेकिन नशे में धुत बॉब उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर भी जाने से पहले वह यह जरूर चेक करता है कि विला के पास उसका ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद है। स्कूल पहुंचते ही अचानक वो डिवाइस बीप करने लगता है, मतलब फ्रेंच 75 का कोई आदमी आसपास ही है। तभी उसके सामने एक औरत आती है जिसका नाम है ड्रियांड्रा। वह कहती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानती हूँ और तुम लोगों पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, मेरे साथ चलो। बॉब ने बचपन से ही विला को ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए विला अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करती है और डियांड्रा के साथ वहां से निकल जाती है। उधर बॉब नशे में पड़ा हुआ था। तभी फ्रेंच 75 के लोग उसे कॉल करते हैं और कोड पूछते हैं, लेकिन बॉब इतने ज्यादा नशे में था कि उल्टा सीधा जवाब देने लगता है। तब वो लोग उसे बताते हैं, लोकस तुम्हारे पास आने वाला है, हमने विला को पहले ही सेव कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है, वहां से तुरंत भागो। अब बॉब को समझ आ जाता है कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। वे लोग उसे रेंड्यू पॉइंट पर मिलने के लिए कहते हैं। यहाँ वही जगह थी जहाँ फ्रेंच 75 ने सालों पहले इमरजेंसी के लिए तय किया था। लेकिन इतने सालों बाद और गहरे नशे में होने की वजह से बॉब को उस जगह का लोकेशन ही याद नहीं था। इसी बीच लोकस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि घर के नीचे एक सीक्रेट टनल बनी हुई है और बाब उसी टनल से भागने की कोशिश कर रहा है। लोकस के लोग तुरंत स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं, लेकिन किसी तरह बॉब अपनी सांस रोककर उस टनल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि धुआं उसकी आंखों में चला जाता है। वह भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है और आंखें धोने लगता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, रेंड्यू पॉइंट तक कैसे पहुंचे। उसे जगह याद नहीं, फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। वह एक पब्लिक फोन से फ्रेंच 75 के सीक्रेट ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन वहां के लोग बार बार उससे कोड पूछते हैं और बॉब को कोड याद नहीं आता और बिना कोड के वे लोग लोकेशन बताने से साफ इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर बॉब वहां से निकलता है और सीधे सर्जियो के कराटे क्लास पहुंच जाता है।
वहां पर वो अपने फोन को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है और दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। तब तक पूरे शहर में अफरा तफरी फैल चुकी थी। हर जगह रेड पड़ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। सर्जियो को पहले से ही अंदाजा था कि शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। वहां बॉब से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगा, लेकिन पहले बताओ विला कहाँ है। बॉब कहता है, विला सेफ है, वहां मेरे पुराने ग्रुप के लोगों के पास है। और फिर वह सर्जियो को अपना पूरा अतीत बताने लगता है कि कभी वहां एक क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा हुआ करता था। अब सर्जियो भी यह बात अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि वह खुद एक लोकल ग्रुप चलाता है। वह बॉब से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि विला सेफ है, उसे कॉल करो। बॉब कहता है, उसके पास फोन ही नहीं है। फोन हमेशा एक रिस्की चीज होती है, इसीलिए मैंने विला को फोन दिलाया ही नहीं। सर्जियो तुरंत बोलता है, नहीं, तुमसे छुपाकर विला ने फोन अपने पास रखा था। मैंने अपने कराटे क्लास में उसके पास फोन देखा था। दूसरी तरफ डियांड्रा विला से बात कर रही होती है। वहां पूछती है, क्या तुम जानती हो लोग जो कौन है? विला जवाब देती है, हाँ, पापा ने बताया था। लोग जो वही आदमी है जिसने हमारे ग्रुप के ज्यादातर लोगों को मार दिया था, और मेरी माँ को भी उसी ने खत्म किया। इधर सर्जियो बॉब को अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है। यहाँ जगह इमिग्रेंट से भरी हुई थी। वहाँ सबको कहता है, सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा, पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। अब आखिरकार बॉब अपना फोन चार्ज कर लेता है और फ्रेंच 75 को कॉल करता है, लेकिन उधर से फिर वही सवाल आता है, कोड बताओ। इस बार बॉब गुस्से में आ जाता है, वह गालियां देता है और कहता है, किसी सीनियर से बात कराओ। तभी लाइन पर उसका पुराना साथी आता है, जो उसे पहचान लेता है। कुछ पर्सनल सवालों के बाद आखिरकार बॉब को रेंड्यू पॉइंट का लोकेशन मिल जाता है। अब लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन वहां जगह शहर से काफी दूर थी। तभी पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। इमिग्रेंट्स को भगाने के लिए एक सीक्रेट टनल खोल दी जाती है। सर्जियो बॉब को एक गन देता है और कहता है, मेरे स्टूडेंट्स तुम्हें बाहर तक छोड़ देंगे। बॉब उसका शुक्रिया अदा करता है और स्टूडेंट के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस विला के फ्रेंड्स और स्कूल के स्टूडेंट्स से पूछताछ करने लगती है। इसी दौरान घबराकर विला का एक दोस्त सच बता देता है कि विला के पास एक सीक्रेट फोन है। वहां उसका नंबर भी दे देता है। पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। फोन बजते ही डियांड्रा भड़क जाती है। वहां विला से पूछती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास फोन है? और गुस्से में वह फोन बाहर फेंक देती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगजो को लास्ट लोकेशन मिल चुकी थी। वहां अपने आदमियों के साथ तुरंत निकल पड़ता है। उधर बॉब सर्जियो के स्टूडेंट्स के साथ छत से छत पर कूदते हुए भागते रहता है, लेकिन एक छत से बॉब नहीं कूद पाता और सीधे नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद भी वहां भागता रहता है, पर आखिरकार सीधे पुलिस के सामने पहुंच जाता है। पुलिस उसे देखते ही इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कोई प्रोटेस्टर है। स्टूडेंट्स भागकर सर्जियो को यह सब बता देते हैं। दूसरी तरफ विला उस लोकेशन पर पहुंचती है, जो कि ऑर्डर ऑफ द सीक्रेट बीवर्स नाम का एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट की चीफ बाहर आती है और कहती है, तुम्हारी माँ ने हम सबको धोखा दिया था, इसीलिए हमें तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। उधर क्रिसमस एडवेंचर्स क्लब की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। उन्हें कंफर्मेशन मिल चुका था कि लोकस की एक बेटी है, जो एक क्रांतिकारी महिला से पैदा हुई थी, और उनके नियमों के अनुसार यहाँ सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। टीम नाम का एक आदमी पूछता है, लोकस अभी कहाँ है? उसे बताया जाता है कि वह शहर में दंगे करवा रहा है, शायद अपनी बेटी को ढूंढ रहा है ताकि उसे मारकर सच्चाई हमेशा के लिए छुपा सके। तभी तुरंत आदेश मिलता है, लोकस को ढूंढो और खत्म कर दो। इधर कॉन्वेंट में विला फायरिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। वह अंदर से परेशान है, क्योंकि सब उसकी माँ को धोखेबाज कह रहे हैं, जबकि बॉब ने हमेशा कहा था कि उसकी माँ एक क्रांतिकारी थी, जो अपने मकसद के लिए मारी गई। दूसरी तरफ बॉब पुलिस कस्टडी में होता है। वह एक्टिंग करता है कि अभी भी नशे में है, और मौका मिलते ही सर्जियो उसे जेल से भगा ले जाता है। उधर लोकस उस जगह पहुंच जाता है जहां विला का फोन टूटा हुआ मिला था। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि पास में एक कॉन्वेंट है जहां नन्स रहती है। लोकस को कुछ गड़बड़ लगती है और वह तुरंत वहां रेड करवा देता है। सभी नन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और विला को उसके सामने लाकर फेंक दिया जाता है। वहां सबको वहां से भेज देता है और एक मशीन निकालता है डीएनए टेस्ट करने के लिए। वह विला का थूक निकालता है और अपना भी निकालता है ताकि वह डीएनए मैच कर सके।
उसके बाद फिर ठंडे अंदाज में कहता है, अगर रिजल्ट में पता चला कि तुम मेरी बेटी नहीं हो तो तुम आजाद हो जाओगी, लेकिन अगर पता चला कि तुम मेरी बेटी हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यह सुनकर विला बिना डरे कहती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। ऑलरेडी मेरे एक फादर है। विला गुस्से में यही बात लोकस से बार बार कहती रहती है। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। तनाव इतना बढ़ता है कि माहौल पूरी तरह खामोश हो जाता है। तभी मशीन बीप करती है और डीएनए का रिजल्ट सामने आ जाता है। रिजल्ट देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक लोकस ही विला का असली पिता है। इधर दूसरी तरफ सर्जियो बॉब को लेकर भाग रहा होता है। अचानक वह कहता है, गाड़ी से कूद जाओ, पुलिस पीछे पड़ गई है। बॉब बिना सोचे तुरंत कूद जाता है और सारी पुलिस सर्जियो के पीछे लग जाती है। अब बॉब के पास सिर्फ एक बंदूक होती है। वह उसी के सहारे एक गाड़ी चुरा लेता है और सीधे कॉन्वेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है लोकस पहले से मौजूद है और विला को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है। बॉब पूरी कोशिश करता है लोकस को शूट करने की, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। लोकस गाड़ी लेकर भाग निकलता है और बाकी लोग बॉब पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। किसी तरह जान बचाकर बॉब अपनी गाड़ी में बैठता है और लोकस का पीछा करने लगता है। लोकस सीधे बाउंटी हंटर्स अवंती के पास पहुंचता है और ठंडे लहजे में कहता है, इस लड़की को खत्म कर दो। अवंती हिचकिचाता है, कहता है यह बहुत छोटी है, मैं बच्चों को नहीं मारता। लेकिन लोकस गुस्से में भड़क उठता है। वह कहता है, ठीक है, इसे पास के मिलिशिया ग्रुप के हवाले कर दो, वो लोग जरूर मार देंगे। आखिरकार अवंती मान जाता है। विला को घसीटकर गाड़ी में बिठाया जाता है और वे लोग निकल पड़ते हैं। उधर बॉब रास्ते रास्ते लोगों से पूछता फिरता है कि लोगजो की कार किस तरफ गई। तब उसे एक सुराग मिलता है, फिर वहां दौड़ पड़ता है। तभी रास्ते में लोकस की कार के पास एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें टीम बैठा होता है। वहां कहता है, शीशा नीचे करो। जैसे ही लोकस शीशा नीचे करता है, टीम उसे गोली मार देता है। वहां कंफर्म करता है कि लोकस मर गया है या नहीं और वहां से निकल जाता है। इधर अवंती विला को मिलिशिया ग्रुप के हवाले कर देता है और खुद वापस गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ ही देर में बॉब उस क्रैश हुई कार तक पहुंचता है जहां लोकस बुरी तरह घायल पड़ा था, लगभग मरने की हालत में। बॉब आसपास विला को ढूंढता है लेकिन वहां कहीं दिखाई नहीं देती। वहां उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उधर मिलिशिया के लोग विला को मारने ही वाले होते हैं। तभी अचानक अवंती का दिल बदल जाता है। वहां अपना बंदूक निकालता है और विला को बांधने वाली रस्सी काट देता है। फिर एक एक करके मिलिशिया के सारे लोग खत्म कर देता है। विला भागकर बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन चाबी अवंती के पास होती है। वहां वापस अंदर जाती है, देखती है सब लोग मरे पड़े हैं, अवंती भी। वहां उसकी जेब से चाबी निकालती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर एक कार उसका पीछा करने लगती है। उस कार में टीम होता है जो अब विला को मारने आया है। लंबी सेज के बाद विला अचानक ब्लाइंड स्पॉट पर ब्रेक लगा देती है। टीम की कार उसकी कार से टकरा जाती है। घायल टीम बाहर निकलता है और कहता है, आई एम हियर टू हेल्प। लेकिन विला आप सावधान है। वह उससे कोड पूछती है। टीम के पास कोई जवाब नहीं होता। विला समझ जाती है यह दुश्मन है और वह सीधे उसके सर पर गोली मार देती है। तभी बॉब भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। विला डर के कारण पहले उसे भी नहीं पहचानती और उससे भी कोड मांगती है। बॉब सही कोड बोलता है और कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ। इस बार विला उसे पहचान लेती है। वह राहत की सांस लेती है और बॉब के गले लग जाती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब विला को अपनी जिंदगी का सच पता चल चुका था। जिसे वह अपना असली पिता समझती थी, वह असल में उसका असली बाप नहीं था। लेकिन दिल से वह अभी भी बॉब को ही अपना पिता मानती है। इधर पता चलता है कि लोकस अभी भी जिंदा है, चेहरा खून से लथपथ, फिर भी वह खुद चलकर अस्पताल पहुंच जाता है। कुछ महीनों बाद वह क्रिसमस एडवेंचर्स क्लब के सामने खड़ा होता है। उससे पूछता है, परफीडिया से तुम्हारा क्या रिश्ता था? क्या तुम्हारी उससे कोई बेटी भी है? लोग एक कहानी घर देता है। वह कहता है, मैं एक सैनिक था, ब्लैक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, परफीडिया ने मेरे साथ जबरदस्ती की, वह मेरे जीन से बच्चा चाहती थी। सब कुछ सुनने के बाद वे लोग उसे एक कमरे में ले जाते हैं। कहते हैं, अब से तुम हमारे परमानेंट मेंबर हो, यहाँ तुम्हारा ऑफिस है। लोकस खुश होकर अंदर बैठता है, लेकिन अचानक कमरे में पॉइजन गैस भरने लगती है और कुछ ही सेकंड में लोकस वहीं मर जाता है। कुछ लोग आते हैं, उसकी बॉडी को ले जाते हैं ताकि सारे सबूत मिट जाएं। दरअसल क्लब को पूरा सच पता होता है।
उन्हें शक था कि लोकस ने ही परफिडिया को गायब किया था और शायद वह अभी भी जिंदा हो। वे परफिडिया के पीछे नहीं जाते, लेकिन लोकस को माफ भी नहीं करते, इसीलिए उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ बॉब आखिरकार विला को पूरी सच्चाई बता देता है। वह एक लेटर निकालता है जो परफिडिया ने विला के लिए भेजा था। वह कहती है, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। जब मैं जवान थी, दुनिया बदलने के सपनों में खो गई थी। अब कमजोर हूँ, लेकिन अभी भी बेहतर दुनिया के लिए लड़ रही हूँ। हम जल्दी मिलेंगे। लेटर पढ़कर विला इमोशनल हो जाती है और बॉब को गले लगा लेती है। उसे सुकून था, कम से कम अब उसे अपनी माँ के बारे में कुछ तो पता है। समय बीतता है, दोनों अब मोबाइल फोन यूज करना सीख जाते हैं। एक दिन रेडियो पर खबर आती है, ओकलैंड में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और विला वहां जाना चाहती है। और इस बार बॉब भी उसे नहीं रोकता। विला अपने बैग को कंधे पर डालती है और निकल पड़ती है। अब वह अपनी माँ के रास्ते पर चलने वाली थी, सच और बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए। और इसी के साथ वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ थी ऑस्कर विनिंग फिल्म की पूरी कहानी। आप कमेंट करके बताइए आपको यह फिल्म की कहानी कैसी लगी। और आशा करता हूँ कि मैंने वीडियो को सही से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।